हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बीएड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 है, लेकिन ये किसी भी एलिजिबिलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में के पर्पस से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, चाहे वो बीएड का हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो, जिसमें इस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट ना आए। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पियाजे कौन थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, और पियाजे ने क्या थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कौन सी ऐसी स्टेजेस होती है जिससे बच्चा निकलता है, क्या प्रोसेस होता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट खुद क्या चीज़ है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? बेसिकली जो भी कोई बच्चा होता है उसका 5 साल तक 90% ब्रेन का विकास जो हमारी होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि बच्चा की सोचने की पावर, की सोचने की क्षमता, कुछ भी रिमेम्बर करने की या अटेंशन बच्चे की क्या है, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट खुद एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कॉग्निसेर, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप रैपिडली इन फर्स्ट 5 years। 5 साल में ही 90% ब्रेन का विकास हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कोई भी बच्चा कैसे सोचता है या कैसे अपनी दिक्कतों को सॉल्व करता है या कैसे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, वो सब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। किसी भी चीज़ का जो कॉग्निटिव बेसिकली मीन्स हमारी जो भी मेंटल प्रोसेस है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम किसी भी चीज़ को लेके क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसमें एक इन्फेंट, जो एक बच्चा है जिसको अभी कुछ नहीं पता है, इन्फेंसी से लेकर के एक इंटेलिजेंट पर्सन बनने तक का सफ़र जो होता है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। ये है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि पियाजे क्या कौन थे। पियाजे थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉल्ड चिल्ड्रन स्मॉल साइंटिस्ट। उन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ हमें रूल्स रटवा देने हैं या बच्चे को कंप्यूटर की तरह रॉट मेमोरी करवा देनी है। बच्चा अपने आप में एक स्मॉल साइंटिस्ट है जो कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। बच्चे को अगर आप कुछ भी सिचुएशन में रख दोगे, वो नई सिचुएशन को देखेगा, परखेगा और उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो उसने बोला था कि बच्चा एक स्मॉल साइंटिस्ट है, ठीक है। स्मॉल साइंटिस्ट, इसको बहुत ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि बच्चा अपनी नॉलेज जो है वो खुद बनाता है, उसको रटवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉलेज है वो अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो खुद बनाता है। ही वॉज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको मैंने ब्लू में मार्क कर दिया है, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को गो थ्रू करो या नोट्स को गो थ्रू करें तो आप ये चीज़ अच्छे से देख लें कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन थे, जीन पियाजे, ठीक है। हैड कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का सोर्स क्या है, वो आती कहाँ से है, ठीक है। हैड कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी। Jean Piaget was one of the most influential people in the field of development psychology. He believed that humans are unique in comparison to animals because they are able to do abstract symbolic reasoning. Another very important term, बहुत ही important term है abstract symbolic reasoning। मतलब कि बच्चा किसी भी चीज़ में भी कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे की उसकी रीजनिंग क्या है, ठीक है। वो क्या क्या तर्क वितर्क करता है, किसी भी जब उसको सिचुएशन में डाला जाए, किसी भी उसको प्रॉब्लम में डाला जाए, तो वो कैसे और कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए किसी भी डिसीजन पे आता है, वो हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रीजनिंग में। तो जीन पियाजे के बारे में जो जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, वो एक ये थी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे,
मतलब बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है। बच्चों को उन्होंने बोला था कि वो स्मॉल साइंटिस्ट हैं, बच्चे स्मॉल साइंटिस्ट हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ही वॉज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको तो आप बिल्कुल ना ही भूलें तो ही अच्छा है। हैड कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एक इंसान जानवर से अलग इसीलिए है क्योंकि एक इंसान जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रीजनिंग मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इंसान जानवरों से अलग है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दो चीज़ों के बारे में मेन बात करती है, वो हैं उनकी स्टेजेस, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। डेवलपमेंटल प्रोसेस हमारा कॉग्निटिव, जो कि है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी 3rd स्टेज है वो है 7 to 11 years ऑफ एज, और फिर है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 12 years एंड अबव। ये है हमारी 4 स्टेजेस जिसमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बांटा गया है। पियाजे जी ने जो हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को बांटा है, और उन्होंने 4 प्रोसेस के बारे में बात करी है जिसमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। हमारा दिमाग, जो भी हमारे दिमाग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कौन सा प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग 4 प्रोसेस हैं। वो एक है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। ये जो स्टेजेस हैं और कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा स्कीमा। स्कीमा हमारी एक जो है सेंसरी मोटर रिप्रेजेंटेशन इन माइंड। स्कीमा बेसिकली स्मॉल पॉकेट्स होती हैं और इंफॉर्मेशन की, स्मॉल पॉकेट्स जिसमें बच्चा हमारे दिमाग के जो हमारी ब्रेन के अंदर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए बच्चा अभी बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह है, ठीक है, उसे अभी कुछ नहीं पता है, तो अभी हमने उसको कुछ भी बताया तो वो चीज़ उसमें डाल लेगा, वो स्मॉल पॉकेट में अपने रजिस्टर कर लेगा या उस पॉकेट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाल लेगा। हमने उसको कुछ नई चीज़ बताई, वो उसके अंदर और डाल लेगा। मान लीजिए हमने किसी एक टॉपिक के बारे में बताया तो वो उसके बारे में जो भी आगे रिलेटेड चीज़ है वो एक जगह पे रख लेगा अपने दिमाग में। तो दिमाग के अंदर जो हमारी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, पियाजे envisioned a child's knowledge as composed of schemas, basic units of knowledge, छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या यूनिट ऑफ नॉलेज कह लीजिए, जिसमें हम अपनी ज्ञान को रखते हैं या रजिस्टर करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी डाटा डालते हैं तो वो सेव कर लेते हैं ना कंप्यूटर के अंदर ही, वैसे हमारा ब्रेन किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। तो ब्रेन के जो अंदर जो भी हम डाटा सेव करते हैं वो हमारी किस में सेव होती है, स्कीमा के अंदर। याद रखने के लिए आप ये याद रखें कि ब्रेन के अंदर जो हमारी डाटा सेव करते हैं हम, वो स्कीमा के अंदर होती है। स्कीमा स्मॉल यूनिट ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब सेम स्कीमा, ब्रॉडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। बच्चे के दिमाग में हम कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन जो भी डालते हैं उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चे को बता दिया कि हर गोल चीज़ फेस होती है, कोई भी आप गोल चीज़ देख लो तो मतलब वो फेस है, तो वो किसी बॉल को देखेगा तो उसको भी फेस ही बोलेगा, किसी क्लॉक को देखेगा तो उसको भी फेस ही बोलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब सेम स्कीमा, हर गोल चीज़ को वो सेम समझेगा, चाहे वो फेस हो, बॉल हो, क्लॉक हो, सबको वो फेस ही बुलाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस है अकोमोडेशन, दैट इज चेंज स्कीमा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा एज न्यू इन्फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। कुछ भी हमने नई इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसे पता है कि हर गोल चीज़ फेस होती है, अब आगे हम उसको जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो अपने ब्रेन में फीड कर लेगा बच्चा, और उसको ब्रॉड मतलब मॉडिफाई कर देगा, अपनी पिछली नॉलेज को मॉडिफाई कर देगा। अब बच्चे को पता है कि हर गोल चीज़ फेस नहीं होती, फेस अलग होता है, बॉल अलग होती है और क्लॉक अलग होती है।
ठीक है, अब बच्चे को सब समझ आता है। अकोमोडेशन मतलब चेंज स्कीमा, एसिमिलेशन मतलब सेम स्कीमा। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एसिमिलेशन में एस तो डबल एस आ रहा है तो सेम स्कीमा, और अकोमोडेशन में सी आ रहा है तो चेंज स्कीमा। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका। इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड वंस। अभी क्या है कि हमने उसे बता दिया कि गोल चीज़ फेस होती है, हमने उससे ये भी बता दिया बच्चे को कि गोल चीज़ क्लॉक भी होती है, फिर हमने ये उसे बच्चे को ये बता दिया कि गोल चीज़ तो व्हील भी हो सकती है, गोल चीज़ तो हमारी बॉल भी हो सकती है। तो पिछली इन्फॉर्मेशन को अपनी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ बैलेंस करके चलना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना है, बच्चे को अलग अलग बताना है कि बॉल क्या है, क्लॉक क्या है। तो बैलेंसिंग ऑफ ओल्ड इन्फॉर्मेशन विद न्यू वन को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो ये 4 हमारे प्रोसेसेस हो गए जिसमें हम अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं। ठीक है, अब है हमारी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि शुरू होती है सेंसरी मोटर स्टेज से। सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारी वो 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है कि जो हमारी सेंसेस है वही हमारी टीचर्स है, मतलब बच्चा अपनी सेंसेस से पता लगाता है कुछ भी। किसी चीज़ को छू लेगा, उसे गर्म लगेगी तो वो एकदम से हाथ पीछे कर लेगा। ठीक है, बच्चे को देखने से या उसको मतलब छूने से इस तरीके से उसको समझ में आती है, सेंसेस उसकी सेंसेस से वो नॉलेज गेन करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसके। ठीक है, कि रैंडमली कहीं पे भी इधर उधर हाथ पैर हिलाएगा। ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं पता, रैंडम रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, इमिटेटिव बिहेवियर मतलब अपने माँ बाप को कॉपी करेगा, माँ बाप जैसे करेंगे वैसे कॉपी करेगा उनको। ठीक है, और इमिटेटिव बिहेवियर में ये है कि पेरेंट्स को कॉपी करेगा, या जो भी उसके आसपास जाएगा वो जो काम करेंगे उनको इमिटेट करने की, कॉपी करने की कोशिश करेगा, या जो वो बोलेंगे वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। रॉट मेमोरी होती है इस एज में। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट परमानेंस इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। नो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि आपने बच्चे के आगे एक टॉय रख दिया, वो बच्चे के आगे से आप हटा लोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे कभी टॉय था भी सही। तो बिल्कुल आप उसके आउट ऑफ साइट हो जाओगे तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाएगा उसके। ठीक है, उसको कुछ नहीं पता अभी। तो नो ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें सेंसेस आर द टीचर्स। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चा जैसे आपने देखा होगा हर चीज़ को वो सक करके देखता है, हर कोई खिलौना है तो उसको चाट लेगा या इस तरीके की चीज़ें करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस इस तरीके के होते हैं इस एज में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे नहीं डेवलप होती, इलॉजिकल रीजनिंग होती है। इलॉजिकल रीजनिंग एज इन कोई बच्चे को हमने जैसे कि बच्चा दुखी है तो उसको टॉय दे दिया, वो खुश हो गया। तो अगर कोई अडल्ट है उसके सामने, उसके पेरेंट्स है उसके आगे, वो दुखी है और उसको समझ में आ रहा है कि मेरे मम्मी पापा दुखी हैं या कोई भी दुखी है, तो वो क्या करेगा, उनको टॉय जाके दे देगा। उसको लगेगा कि जैसे मेरे को, अगर मैं दुखी हूँ मुझे टॉय दे दिया तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो उसको लगता है कि ये भी खुश हो जाएंगे, इनका भी मूड ठीक हो जाएगा अगर मैं इनको टॉय दे दूंगा। तो इलॉजिकल रीजनिंग होती है इस एज में 2 to 7 ईयर्स के बच्चों के लिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्रूशल स्टेज इसीलिए होती है क्योंकि जैसे हम सेंसरी मोटर स्टेज में देखें 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चा मैक्सिमम बैबल करता है। ठीक है, छोटी छोटी वर्ड्स आ बा डा, ये छोटी छोटी वर्ड्स बोलता है, ज़्यादा नहीं। 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए, एक तो 5 साल तक के बच्चों का जो 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, दिमाग का जो विकास होता है वो हो जाता है। तो 2 से 7 साल तक का जो एज होता है ना, उसमें लैंग्वेज पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है, हमारी वोकेबुलरी डेवलप हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेज है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ये वाली। पियाजे ने बोला था कि चाइल्ड थिंक्स फर्स्ट, डेवलप्स लैंग्वेज लेटर। बच्चा सोचता पहले है या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होती है और उसके बाद उसकी लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज डेवलप करता है वो। ठीक है, बच्चा पहले थॉट्स आते हैं बच्चे के, फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे अगर हम बच्चे को बोल दें कि 3 into 2 6 होता है,
ठीक है। 3 × 2 6 होता है, तो ये उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि 3 × 2 ही 6 होता है। अगर हम उसको बोलेंगे कि 2 × 3 भी 6 होता है तो वो नहीं मानेगा। इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इस एज को हम प्री चाइल्डहुड एज भी कहते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ईगोसेंट्रिज्म से मतलब है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसकी मोरालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब उसको लगता है कि पेरेंट्स की जो पूरी अटेंशन है ना वो मुझ पे ही रहे, उसको नहीं चाहिए कि उसके माँ बाप की जो अटेंशन है वो किसी भी और पे। सिबलिंग राइवलरी भी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मेरा भाई या बहन है, मम्मी पापा उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उसमें भी उसको दिक्कत होती है। तो ईगोसेंट्रिज्म इस एज में बहुत ज़्यादा देखी जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। एनिमिज्म और टॉय एज होती है, वही जो मतलब टॉय दे दिया तो खुश हो गए, टॉय से खेलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बातें हो गई। नेक्स्ट है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, बच्चे को समझ आ जाता है कि क्या चीज़, हर चीज़ के बच्चा समझने की कोशिश करता है कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। जैसे हमने बॉर्नविटा की ऐड में देखा है कि फरवरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चा पूछता है। तो वो इस तरीके का बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि विंटर ही मतलब दिसंबर में विंटर ही क्यों होती है, समर क्यों नहीं होती, हम विंटर में ये वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, नॉर्मल क्लोथ्स कैसे नहीं पहनते, हमें विंटर में ही ठंड क्यों लगती है, समर में ठंड क्यों नहीं लगती। इस तरीके की लॉजिकल थिंकिंग आती है बच्चे में। बच्चा हर चीज़ के पीछे का जो लॉजिकल थिंकिंग होती है या लॉजिकल रीजनिंग होती है वो देखने की या सोचने की कोशिश करता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी इस एज में आ जाती है, जैसे 2 × 5 अगर 10 है तो उसको पता है कि 5 × 2 भी 10 होता है, आंसर तो 10 ही है ना। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 5 ऐड कर दो या 5 में 2 ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 2 + 5 भी 7 है और 5 + 2 भी 7 ही है, ठीक। रिवर्सिबिलिटी। ट्रांजिटिविटी मतलब अगर मान लो कि ए कोई भी टर्म है, ठीक है, वो बी से बड़ी है और बी जो है वो सी से बड़ी है, तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी हुई, ए, और सबसे छोटी कौन सी हुई, सी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी भी उसमें आ जाती है। क्लासिफिकेशन कम्स, ठीक है। सीरिएशन, असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, या छोटी से बड़ी चीज़ लगाना या बड़ी से छोटी चीज़ लगाना, चीज़ों को स्टॉक करना, पाइल अप करना, ठीक है। और चाइल्ड को ये, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर हम किसी भी, मान लीजिए कि दो हमारे पास कंटेनर पड़े हैं, एक हमारा कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिकल है और एक कॉनिकल है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो पानी दोनों में बराबर भरेगा, ठीक है। शेप से डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम है तो पानी दोनों में से एक ही, अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो पानी या कुछ भी उसमें भर दो तो वो उतना ही अमाउंट का भरेगा, ठीक है। तो चाइल्ड को ये पता है कि क्वांटिटी, एरिया या वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद चेंज इन साइज, ठीक है। सिलेंड्रिकल, अगर कोई फ्लास्क है या कोई कंटेनर है उसमें अगर 10 लीटर पानी भर दिया है हमने, वो 10 लीटर पानी निकाल के अगर हम क्यूबॉइडल कंटेनर में डाल देंगे तो वो 10 लीटर ही रहेगा, क्वांटिटी उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होएगी, चाहे शेप बदल गई हो। ये लॉजिकल थिंकिंग में ही आ जाता है बेसिकली। बट ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये टर्म्स भी अलग अलग पूछे जाते हैं और इनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का लेवल क्या है लॉजिकल थिंकिंग का। लॉजिकल थिंकिंग तो है बट लेवल क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में भी वो, जैसे अब मान लीजिए कि जानवर हैं, बच्चे को मतलब ये पता होता है कि ये जो है वो शाकाहारी जानवर है, ये मांसाहारी जानवर है, शाकाहारी कौन से जानवर होते हैं, मांसाहारी कौन से, इस तरीके की क्लासिफिकेशन उसको समझ आने लग जाती है। इसको हम लेटर चाइल्डहुड एज और प्री गैंग एज, ये आप नोट कर लीजिएगा, लेटर चाइल्डहुड एज और प्री गैंग एज भी कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ बातें थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 7 से 12 साल तक के बच्चों की, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 12 ईयर्स एंड अबव। अब बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है 12 साल में, ठीक है। 12 साल के बाद जो कि हमारी एज आती है 13 14, 12 साल से लेकर 19 साल तक तो हमारी टीनेज चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद मेचोरिटी हमारी लाइफ में डेवलप होती है, हम रियल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। सो ये सबको इकट्ठे लेके चल रहा है, 12 ईयर्स एंड अबव सबको इकट्ठे लेके चल रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इसमें। गैंग एज है क्योंकि 12 साल के बाद के बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना सोसाइटल मतलब लगता है कि हमारी जो भी फ्रेंडशिप सर्कल है या जो भी हमारे दोस्त हैं वही ठीक हैं। वो अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है एज़ कम्पेयर टू फैमिली। उसको लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो अपनी जो भी फीलिंग्स है वो ज़्यादा अपनी सोसाइटी में, जो कि उसकी फ्रेंड सर्कल है या जो भी उसके आसपास के लोग हैं जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनसे ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता है एज़ कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को। उसको लगता है कि शायद वो ना समझे उस चीज़ को। तो गैंग एज। डिडक्टिव रीजनिंग, रीजंस डिड्यूस करता है कि इससे ये हुआ इसलिए ये हुआ, ठीक है। विंटर में ये चीज़ें होती हैं इसीलिए हमें, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है इसीलिए हमें वूलन के क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होती है। ईगोसेंट्रिज्म इसमें इस एक अलग तरीके की ईगोसेंट्रिज्म होती है। ईगोसेंट्रिज्म एज इन जो अब बच्चा है या जो अडल्टहुड में जाने वाला है, एज में जाने वाला है, टीन एज से अडल्टहुड में इसकी ट्रांजिशन भी होती है इस एज में। तो इसमें क्या है कि ईगोसेंट्रिज्म इसमें इस चीज़ की होती है कि बच्चे को लगता है कि जो भी उसका फ्रेंड सर्कल है या सोसाइटी है या जिन भी लोगों में वो उठता बैठता है, या ठीक है अपनी जॉब लगने के बाद वर्क के जो उसके पीयर्स हो गए या जो भी उसके कोलीग्स हो गए, उन सब में वो सबसे बेहतर कैसे रहे, चाहे वो काम से हो, बिहेवियर वाइज हो। वो सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट रहूँ, खुद ही मतलब मैं रहूँ हर जगह, मेरी ही बातें हों, मुझे इंपॉर्टेंस मिले अपने सोशल सर्कल में। तो ये वाला ईगोसेंट्रिज्म अलग होता है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब जैसे अब 12 साल से ये एज शुरू हो जाती है। 12 साल में बच्चे को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। अभी फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होता बच्चा, फुल्ली मैच्योर नहीं होता, बट उसे बहुत ज़्यादा एक ब्रेवरी और लीडरशिप वाली उसको क्वालिटीज़ लगती है कि नहीं, मैं सारे काम करने में सक्षम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट वो धीरे धीरे इसी स्टेज में ही, जैसे बच्चा अपनी एडोलेसेंस की तरफ मूव ऑन करता है, तो वो थोड़ा समझता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग हमारी इसमें मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, गैंग एज, डिडक्टिव रीजनिंग, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इम्प्लीकेशंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी। हमारी जो इसकी पियाजे थ्योरी की क्या इम्प्लीकेशंस थी, या स्ट्रेंथ भी कह लीजिए आप, इस थ्योरी की क्या क्या थी, जो भी सक्सेस थी वो क्या थी इस पियाजे थ्योरी की। तो इसमें था कि इट फोकसेस ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग, नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चा नॉलेज बनाता कैसे है, बच्चा कंस्ट्रक्ट कैसे करता है अपनी नॉलेज, बच्चा कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है, उसकी रीजनिंग करने की क्या क्या उसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। वो सब पियाजे ने फोकस करे थे, ठीक है। recognition of crucial role children's self initiated active involvement in learning activities, ठीक है। ये रिकग्नाइज करता है कि चिल्ड्रन मतलब बच्चा जो है वो खुद से क्या क्या अपनी तरफ से एफर्ट डालता है, क्या क्या चीज़ें वो खुद इनिशिएट करता है, या उसकी क्या कैसे इन्वॉल्वमेंट रहती है अपनी ही लर्निंग एक्टिविटीज़ में। क्योंकि पियाजे ने उनको स्मॉल साइंटिस्ट बुलाया था, तो वो बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज खुद पाता है या खुद बनाता है या खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद एक्सपेरिमेंट करता है। तो वो उस क्रूशल रोल को, बच्चे का अपनी ही लर्निंग में क्या रोल रहता है, ठीक है,
उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था, अपनी लर्निंग में अपना उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे का अपनी लर्निंग में अपना क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ को पियाजे ने बहुत ज़्यादा फोकस करा है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, पियाजे ने बोला है कि हर अलग बच्चे का अपना अलग पेस होता है, अलग स्पीड होती है डेवलप करने की, और हर बच्चा आपस में एक दूसरे से अलग होता है। हर एक बच्चे की अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होती है, अपनी ब्रेन का या अटेंशन का या जो भी रिटेंशन पावर है वो सब कुछ अलग होती है। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा है पियाजे जी ने। रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर रैदर देन डायरेक्ट ट्यूटर, मतलब रॉड मेमोरी को नहीं महत्व दिया इन्होंने ऑब्जर्व करना, मतलब टीचर फैसिलिटेट करे रैदर दैन कि टीचर आए और सिर्फ एक लेक्चर दे दे। इसके बजाय टीचर आकर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे जिसमें बच्चा खुद नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे, खुद एक्सपेरिमेंट करे, खुद ऑब्जर्वेशन करे, खुद प्रैक्टिकल्स करके सीखे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करे, ठीक है, रैदर देन जस्ट उसको कॉपी में लिखवा दिया वो रट ले और पेपर दे के पास हो जाए। नहीं, उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने ये एक हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट रखा है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर रैदर देन डायरेक्ट ट्यूटर, ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ खाली लेक्चर ना दे, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी एक लर्निंग इन्वायरमेंट दे, एक एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट दे। नेक्स्ट है वीकनेसेस ऑफ पियाजेस थ्योरी। अब एक सिक्के की दो साइड्स होती हैं, तो किसी भी चीज़ की अगर कोई स्ट्रेंथ है तो उसकी कोई ना कोई वीकनेस भी ज़रूर रही होगी। पियाजे थ्योरी की क्या क्या वीकनेसेस थी ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सल स्टेजेस के बारे में ध्यान दिया है, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया है कि सोसाइटी या कल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारे दिमाग का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उस पर सोसाइटी का क्या असर होता है या हमारे कल्चर का क्या असर होता है, ठीक है। तो कल्चर एंड सोशल सेटिंग को इग्नोर करा है पियाजे ने, ये इनकी पहली वीकनेस। दूसरी वीकनेस ये रही कि उन्होंने अपने साथ किसी और साइंटिस्ट को या किसी रिसर्चर को नहीं मिलाया। अगर वो मिलाते तो हो सकता है कि इस चीज़ की जो भी हमारी रीडिंग्स निकल के आई हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट्स आते हैं। उन्होंने अकेले फुल फ्लेज अपने आप की ये जो थी उनकी खुद की सारी ऑब्जर्वेशंस थी, जबकि अगर वो और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते तो और ज़्यादा हमें पता लगता या और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है, अब और हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता कि बच्चे का क्या कॉग्निटिव और डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक। और उन्होंने क्या किया कि खाली हैंडफुल ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब कुछ ही थोड़े बहुत ही बच्चों के ऊपर ये प्रैक्टिकल करे और उसमें से अपनी जो उन्होंने शुरुआती स्टडीज़ थी वो अपने खुद के बच्चों पे करी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। सो ये थी इनकी कुछ वीकनेसेस। तो ये था हमारा पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।